जय हिंद दोस्तों, हैप्पी होली। आप सब जुड़े हैं एसपी साइंस क्लासेस से। मैं हूं एसपी सर और आज से विश्वास मानिए हम होली से जुड़ेंगे और रिजल्ट तक चलेंगे एक साथ, तो हमारा रिजल्ट और कॉन्सेप्ट दोनों बेहतरीन होंगे। आज हम विलेयता और हेनरी के नियम के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी करेंगे। हमारी परीक्षा से की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जुड़े रहिएगा अंत तक। बेटा, विलेयता क्या है, हम विलेयता को समझें। किसी निश्चित ताप पर किसी विलायक की अधिकतम घुलने वाली विलेय की मात्रा क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। डायरेक्ट पेपर में ऐसा प्रश्न आता है, किसी निश्चित ताप पर किसी विलायक की अधिकतम घुलने वाली विलेय की मात्रा क्या कहलाती है? बेटा, अधिकतम शब्द पर ध्यान रखना है कि किसी निश्चित ताप पर किसी विलायक की अधिकतम घुलने वाली विलेय की मात्रा ही क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। हम जैसे जानेंगे ठोसों की द्रवों में विलेयता। बेटा, जो कहने का तात्पर्य यह है, किसी विलायक की निश्चित मात्रा में जितना ठोस विलेय पदार्थ घुला हो वह क्या है? ठोसों की द्रव में विलेयता है। बेटा, इसको प्रभावित करने वाले कारक यह होते हैं, यदि हम क्या करें, ताप बढ़ाएं, ताप बढ़ाने पर इनकी विलेयता बढ़ती है। ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता भी बढ़ेगी। अब बेटा, दाब बढ़ाएंगे, दाब बढ़ाने पर विलेयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। विलेयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ताप बढ़ाने पर बेटा ठोसों की द्रव में विलेयता बढ़ती है, दाब बढ़ाने पर ठोसों की द्रव में विलेयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि ठोसों की द्रव में विलेयता, तो आप ठोसों की द्रव में विलेयता को लिखेंगे और उसके उपरांत उनको प्रभावित करने वाले कारक। तो ताप बढ़ाने पर क्या होता है? ठोसों की द्रव में विलेयता बढ़ती है तथा दाब बढ़ाने पर ठोसों की द्रव में विलेयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंट है गैसों की द्रव में विलेयता। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, गैसों की द्रव में विलेयता। तो हमारी गैसों की द्रव में विलेयता क्या होती है? अलग अलग गैसों की द्रव में विलेयता बेटा अलग अलग होती है। हम जैसे जाने कि जैसे हमने यहाँ पर जल लिया है, क्या लिया है? H2O लिया है और H2O एक विलायक है जिसमें आप देखें O2 की विलेयता क्या होती है? कम होती है। और वहीं पर आप देखें HCl और HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी विलेयता अधिक होती है। ऐसा क्यों? तो मैं आपको बता दूं कि जो ऑक्सीजन होती है वो अध्रुवीय गैस है और वो बेटा जल के साथ क्या कम घुलती है। दूसरा प्रश्न ये है कि जो HCl और CO2 है वो जल के साथ क्रिया करने वाली गैसें हैं। HCl ध्रुवीय होता है जिसके कारण वह जल में अधिक विलेय होता है और CO2 जल से क्रिया करने वाली गैस है, इसलिए उसकी विलेयता भी क्या होती है? जल में अधिक होती है। यानी अलग अलग गैसों की द्रव में विलेयता अलग अलग होती है। अर्थात हाइड्रोजन क्लोराइड और CO2 की जल में विलेयता अधिक है, जबकि ऑक्सीजन की जल में विलेयता क्या है? कम है। बेटा, इसको प्रभावित करने वाले कारकों में हम बात करें, यदि हम क्या करें, विलायक का या विलयन का ताप बढ़ाएं, विलायक का तापमान बढ़ाएंगे तो विलेयता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। विलेयता अधिक हो जाती है, विलेयता अधिक हो जाती है। और जब हम क्या करें, दाब बढ़ाएं, सॉरी, विलेयता कम हो जाती है। यहाँ पर विलेयता कम हो जाती है और दाब बढ़ाने पर विलेयता क्या हो जाती है? विलेयता अधिक हो जाती है। यानी हम जब बेटा जो विलायक है उसका टेम्परेचर अधिक करेंगे तो विलेयता कम हो जाएगी और जब हम दाब अधिक कर दें तो विलेयता क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जब हम कोको कोला वगैरह बोतल खोलते हैं तो उससे एकदम प्रेशर के साथ गैस निकलती है? ऐसा क्यों?
जैसे बेटा हम दाब हटाते हैं, दाब कम, क्योंकि हमने जैसे ढक्कन खोला और ढक्कन खोलने के उपरांत क्या होता है, दाब कम हो जाता है, उसका प्रेशर कम हो जाता है, और प्रेशर कम होने के कारण उसकी विलेयता कम होती है, और जैसे गैस क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है, और बाहर निकलने के कारण हमें गैस निकलती हुई प्रतीत होती है। अगला कॉन्सेप्ट इसी से रिलेट करके आता है हेनरी का नियम, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बनते हैं बेटा, आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठा करें और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। हमारा हेनरी का नियम बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है। हेनरी का नियम क्या होता है, जो इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता गैस की किसके समानुपाती होती है, दाब के समानुपाती होती है। मतलब हेनरी का नियम क्या है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य घुली मात्रा गैस की क्या, दाब के समानुपाती होती है। अर्थात बेटा एम समानुपाती पी, यानी जितनी अधिक दाब होगा गैस का, उतनी अधिक क्या घुलेगी, गैस की मात्रा घुलेगी। अर्थात बेटा हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक निकल के आएगा कि ये हमारा क्या है, हेनरी के लिए व्यंजक है, जहां बेटा एम क्या है, एम घुली गैस की मात्रा है, घुली गैस की मात्रा। पी क्या है, साम्य पर गैस का दाब। ये है बेटा समानुपाती स्थान। ये हमारा बेटा हेनरी का नियम है। डाल्टन के अनुसार हेनरी का नियम क्या है बेटा, इसी हेनरी के नियम को डाल्टन ने अपने शब्दों में क्या कहा, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मूल अंश की क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात आप देखिए किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब इसके उस विलयन में गैस के मूल अंश के समानुपाती होता है। अर्थात P समानुपाती क्या, काई मोल प्रभाज है बेटा। इस समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे, एक नियतांक निकल के आएगा KH। यह बेटा डाल्टन के अनुसार हेनरी का नियम हुआ। अब जहां पर बेटा P क्या है, जहां P आंशिक दाब है, कि काई क्या है, गैस के मूलांश है, गैस के मूलांश है, और बेटा KH क्या है, हेनरी स्थान, हेनरी स्थान। बेटा ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, हमें डायरेक्ट याद रखना है। आप लोग अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं। बेटा हेनरी के नियम का ग्राफ खींचें तो हम क्या करें, इस प्रकार से खींच लें। हम ए वाई एक्सिस है और ए आपका कौन सा एक्सिस है, एक्स अक्ष है। हम क्या करें बेटा, वाई अक्ष पर आंशिक दाब ले लें, आंशिक दाब, और यहां पर आप क्या ले लें, मूल अंश, मूल अंश। इन दोनों के मध्य एक ग्राफ खींचें तो हमें एक बेटा सरल रेखा प्राप्त होती है। अर्थात हमने जो रेखा खींची है KH, ये बेटा अपना साम्य स्थान है। ये पूछा जाता है हेनरी के नियम में हम आंशिक दाब और मूल अंश के बीच ग्राफ खींचें तो हमें क्या प्राप्त होती है, एक सरल रेखा प्राप्त होती है। यहाँ पर हम नोट समझें बेटा कि KH
का मान सभी गैसों के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। सभी गैसों के लिए अलग अलग होता है। और बेटा जिस गैस का KH मान अधिक होता है, KH मान अधिक होता है, उसकी विलेयता कम होती है। विलेयता कम होती है। ये हमें यहाँ से बहुविकल्प प्रश्न बनते हैं कि KH का क्या होता है, सभी गैसों के लिए मान अलग अलग होता है, जबकि KH मान अधिक होने पर उस गैस की विलेयता क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। यह हमें ध्यान रखना है। बेटा हमारे हेनरी के नियम की सीमाएं, यह भी परीक्षा में पूछा जाता है कि हेनरी का नियम लिखिए तथा उसकी सीमाएं लिखिए। तो बेटा पहली सीमा ये है कि जो दाब अधिक ना हो, गैस का दाब क्या ना हो, बहुत अधिक ना हो, दाब अधिक ना हो। दूसरा है बेटा ताप बहुत कम ना हो, ताप बहुत कम ना हो। तीसरा है बेटा गैस विलायक में बहुत कम विलेय हो, गैस विलायक में बहुत कम विलेय हो। आखिरी लास्ट है कि गैस की आणविक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, गैस की आणविक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो। इसका अर्थ यही होता है बेटा कि जब हम गैस को विलायक में घोलें तो वह विलायक के अणुओं के साथ ना तो वियोजित हो ना संगुणित हो, अर्थात गैस की आणविक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, गैस उससे क्रिया करने वाली ना हो। पहला है हेनरी के नियम की जो सीमाएं हैं बेटा, दाब अधिक नहीं होना चाहिए, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, गैसों की विलायक में बहुत कम विलेय हो और गैस की आणविक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो। ये चार हमें सीमाएं लिखनी है। एक नोट में आपको बता दूं कि हेनरी का नियम वहां पर लागू नहीं होता है जहां पर उनकी गैसों की आणविक अवस्था में कोई परिवर्तन हो रहा हो। या हमारा हेनरी का नियम लागू कहाँ होता है, जैसे मैं आपको बता दूं NH3HCl C6H6 में कम विलेय है, कम विलेय है, तो यहाँ क्या राउल्ट का नियम लागू होगा, सॉरी हेनरी का नियम लागू होगा क्या यहाँ पर। NH3 यानी अमोनिया HCl C6H6 बेंजीन में विलेय है, कम विलेय है, यहाँ पर राउल्ट का नियम लागू होगा क्या, आप बता सकते हैं बेटा। यहाँ पर राउल्ट का नियम लागू होगा। क्यों होगा, क्योंकि अभी हमने लिखा कि गैस विलायक में क्या हो, बहुत कम एनर्जी हो। तो NH3HCl क्या है, C6H6 में कम विलेय है, इसलिए यहाँ पर हेनरी का नियम लागू होगा। आप यहाँ दूसरा यहीं पर देख लें, NH3HCl क्या बेटा जल में अधिक विलेय है, जल में अधिक विलेय है, यहाँ पर हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बेटा हमारी जो गैसें हैं वो विलायक में क्या होनी चाहिए, बहुत कम विलेय होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर NH3 और HCl क्या है, जल में अधिक विलेय होने के कारण यहाँ पर भी हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। ये हमारी कुछ सीमाएं हैं। अब हम इसके अनुप्रयोगों पर चर्चा करें। अनुप्रयोग, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग बेटा हम आपको बता दें, जो पर्वतारोही होते हैं या अवरोहक होते हैं, पर्वतारोही
आरोही होते हैं या अवरोहक होते हैं, वो जल्दी थकान महसूस करते हैं, थकने लगते हैं। इसका कारण यह है कि जैसे जैसे बेटा हम पर्वत पर ऊंचाई की ओर जाते हैं, वैसे वैसे दाब कम हो जाता है, और दाब कम होने के कारण वहां पर हमारे रुधिर में क्या ऑक्सीजन की घुलनशीलता कम हो जाती है, जिसके कारण हम क्या होते हैं, थकने लगते हैं, ऊर्जा कम प्राप्त होती है, जिससे अवरोहकों को थोड़ा ठीक महसूस नहीं होता है। दूसरा है सोडा वाटर। सोडा वाटर बेटा, सोडा वाटर जो अपन क्या करते हैं, फ्रिज में जो सोडा वाटर बोतलें रखते हैं, उनको हम क्या करते हैं, CO2 की अधिक मात्रा यानी कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा घोलने के लिए हम उनको उच्च दाब पर रखते हैं। किस दाब पर? उच्च दाब पर रखते हैं, जिससे क्या हो, उसमें CO2 की मात्रा अधिक घुल जाए। अब जब CO2 की मात्रा अधिक घुल जाएगी, जिससे क्या होगा, वो हमें जितनी अधिक CO2 की मात्रा घुली होगी सोडा वाटर में, उतनी ही अधिक हमें पीने में क्या लगती है, स्वादिष्ट लगती है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, सोडा वाटरों को उच्च दाब पर रखते हैं, जिससे उसमें CO2 की मात्रा अधिक हो जाती है। अगला है गोताखोर लोग। गोताखोर लोग क्या करते हैं बेटा, गोताखोर वो कहलाते हैं जो समुद्रों की गहराइयों में जाते हैं, और ये अपने साथ बेटा N2 और O2, देखिए जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है, जैसे जैसे ये समुद्रों की गहराइयों में जाते हैं, वैसे वैसे इन्हें बहुत आनंद का अनुभव होता है, क्योंकि इनके जल में जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की घुलनशीलता होती है, वो बढ़ जाती है। क्यों? जैसे जैसे हम समुद्र की गहराइयों में जाते हैं, वैसे वैसे क्या हो जाता है, वहां पर दाब बढ़ जाता है, और दाब बढ़ने के कारण हमारे रुधिर में ऑक्सीजन की घुलनशीलता बढ़ जाती है, और ऑक्सीजन की घुलनशीलता बढ़ने के कारण उन्हें स्वर्ग जैसा लगता है, बहुत आनंद फील होता है। लेकिन जैसे ही बेटा वो बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते समय उनका दाब कम होता है, और दाब कम होते समय क्या होता है, वो ऑक्सीजन गैस जो हमारी मांसपेशियों में उपस्थित है, हमारे रुधिर में प्रेजेंट है, वो एकाएक बाहर निकलने की कोशिश करती है, जिससे क्या होता है, कभी कभी दबाव के कारण नसें फूल जाती हैं, और गांठ का रोग से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है, और हाथ पैर भी दर्द करने लगते हैं। बेटा हमारे क्या हुए, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। आज हमने अभी पढ़ा हेनरी नियम, हेनरी नियम की सीमाएं, हेनरी नियम के अनुप्रयोग। अब हम यह सवाल दिया है, यदि किसी गैस के लिए हेनरी स्थिरांक इतना ATM दिया है, 1.25 गुणे 10 की पावर 5 ATM है, और दाब कितना हो, 2 ATM हो, तो मूल अंश ज्ञात कीजिए। बेटा सवाल करने का प्रोसीजर यह है, जिस प्रकार से हम करेंगे वैसे ही आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है। ये 2 नंबर का न्यूमेरिकल है बेटा। सर्वप्रथम हमारा प्रोसीजर ये होता है, जो हमें सवाल दिया है, सवाल में जो मान दिए हैं वो लिख लेते हैं। तो हमें यदि किसी गैस के लिए हमें हेनरी स्थिरांक इतना दिया है, लिख लेंगे कि H बराबर 1.25 गुणे 10 की पावर 5 ATM दिया है। साथ ही साथ हमें दाब दिया है, P बराबर कितना दिया बेटा, 2 ATM। हमें निकालना क्या है वह लिख लेंगे, तो मूल अंश निकालना है, मूल अंश क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम जानते हैं बेटा क्या P बराबर होता है KH का, यानी मूल प्रभाव। P का मान बेटा 2 है, और KH आपका 1.25 गुणे 10 की पावर 5 ATM है। क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, काय ज्ञात करना है, तो बेटा ये आपका गुणा में है, इधर आएगा तो काय में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो 2 बटे कितना हो जाएगा, 1.25 गुणे 10 की पावर 5। बेटा एक दशमलव हम ऊपर ले जाएंगे तो 2 जीरो ऊपर हो जाएंगे, 200 बटे 125 गुणे 10 की पावर 5। बेटा हम इसको काटें तो 25 अट्ठे 200, 25 पंचे 125, और 10 की पावर 5 ऊपर जाएंगे तो माइनस के 5 हो जाएंगे, क्योंकि प्लस की घातें जब ऊपर जाती हैं तो माइनस की हो जाती हैं। तो प्लस 10 की पावर 5 कहाँ जाएगा, ऊपर, तो 10 की पावर माइनस 5 हो जाएगा, और यह हम भाग देंगे 5 एकम 5, बेटा 3 बचे 5 का 30, 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 5। काई बराबर हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 5।
बेटा ऐसे ही और हमारी वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा। मिलते हैं कल। और बेटा आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड एसपी साइंस क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं कल। जय हिंद।